हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो अभी तक आपने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन बहुत सारा सीखना बाकी भी है। ठीक है, तो आगे ध्यान से देखते हैं। अभी तक पिछले वीडियो में क्या पढ़ा हमने? पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि एटॉमिक साइज हो गया हमारा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आज करेंगे। ठीक है, एटॉमिक साइज के साथ हमने क्या किया था? रिलेटिव प्रॉपर्टी को किया था। उसके बाद हमने क्या किया था? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और साथ साथ किया था कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो फिलहाल जो है हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आज के टॉपिक में, वीडियो में, यानी कि और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कलर्ड आयंस। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं कवर कर रहा हूँ कलर्ड आयन पे। पॉइंट नंबर 5 है शायद हमारा, जो भी होगा देख लेना। कलर्ड प्रॉपर्टी, कलर्ड प्रॉपर्टी होगा कलर्ड आयन फॉर्मेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कवर करेंगे। अब जैसे कलर्ड आयन फॉर्मेशन का क्या मतलब है? देखो, जो हमारे पीरियोडिक टेबल है उसमें हम बात करें एस ब्लॉक की और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, वो बड़े लिमिटेड कलर शो करते हैं। लेकिन डी सब शेल की बात करें या डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ कलर शो हमें करते हैं। ठीक है, यानी कि कलरफुल होते हैं। क्लियर हो गया सभी को? चलो आगे बात करें। तो कलर फॉर्मेशन में सबसे पहले एक बात बता दूं सभी को कि जो D0 होगा कॉन्फ़िगरेशन वो, और जो D10 होगा वो, ये दोनों के दोनों कलरलेस होते हैं। अगर कोई एलिमेंट D0 या D10 शो कर रहा है तो क्या होगा? कलरलेस। और कलरलेस को हम कह सकते हैं कि वो व्हाइट भी है। व्हाइट का मतलब वही कलरलेस ही हो जाता है। ठीक है, या फिर उसको हम सिल्वरी अपीयरेंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सिल्वरी अपीयरेंस दे रहा है वो। एक ही बात आती है यहाँ पे। ठीक है, कवर हो जाएगा टॉपिक। क्यों होता है ऐसा वो बताते हैं अभी। ठीक है, तो कलर्ड आयंस फॉर्मेशन जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स कर रहे हैं सभी के सभी। ठीक है, या कुछ नहीं भी करते तो जो कर रहे हैं कलर्ड फॉर्मेशन, कलर्ड आयन, वो क्यों कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे वो क्यों नहीं कर रहे, वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनका जो कलर होता है कंपाउंड के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। यानी कि अगर उन्होंने कोई कंपाउंड बनाया हुआ है, ठीक है, तो वो हमें कलर शो करते हैं। कलर कैसे शो करते हैं वो देखो। सबसे इंपॉर्टेंट समझना ये है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लिख सकते हैं। एक थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का डी सबशेल होता है इस तरह से। ठीक है, डी सबशेल होता है इस तरह से। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा ताकि जो लिखूंगा वो साफ साफ नजर आए। डी सबशेल है। अब डी सबशेल को आप सभी जानते हो कि इसको डी एक्स को डी एक्स वाई, इसको डी वाई जेड, डी एक्स जेड। ठीक है, ये नाम देते हैं। ये होता है डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, और ये होता है डी जेड स्क्वायर। क्या होता है? डी जेड स्क्वायर। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि जो डी सेक्शन है वो स्प्लिट करता है अपने एनर्जी लेवल्स की वजह से, एक डिफरेंस की वजह से। माना जाता है कि ये जो तीन सबशेल हैं, फर्स्ट थ्री, ठीक है, उनका एनर्जी लेवल कम होता है, इसलिए इनको अलग लेवल पे रखेंगे। ठीक है, और इनका एनर्जी लेवल होता है थोड़ा सा ज्यादा, उनको अलग रखेंगे। तो ये जो हो जाते हैं हमारे, होते हैं डी एक्स वाई, ये होता है डी वाई जेड, और ये हो जाता है डी एक्स जेड। ठीक है, इस तरह से डी एक्स जेड। और ये जो होता है आपका, इसको हम कहेंगे डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, और ये होता है आपका डी जेड स्क्वायर। इसको डिटेल में पढ़े हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को नेक्स्ट चैप्टर में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। ठीक है, तो फिलहाल मैंने बता दिया कि जो डी सबशेल है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पे उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्ट में डिवाइड किया, उसका रीजन ये था कि इस पार्ट का, यानी इन तीनों ऑर्बिटल्स का और इन दोनों ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल में डिफरेंस होने की वजह से इसको हम पार्टीशन में करते हैं, स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया सभी को? इसका एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी अलग है। क्लियर है सभी को? नाउ पॉइंट आउट क्या करना है हमने यहाँ से कि जब भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स में जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, और ये होते हैं हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, इसको कह दिया जाता है T2G, T2G, इस तरह से। ठीक है, और इनको कहा जाता है Pg, ये इनके नाम होते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि T2G में इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या है? लोअर शेल के अंदर है, लोअर एनर्जी लेवल के अंदर। और Eg का मतलब हो गया हायर के अंदर। तो ये है लोअर और ये है हायर।
ठीक है, समझ में आ गई बात। नाउ पॉइंट आउट देखो क्या करना है हमने यहाँ पे। अब जैसे देखो होता क्या है, जब भी हम बात करते हैं कि कोई ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है, कैसा दिखाई दे रहा है, कलर्ड दिखाई दे रहा है, तो उसका रीजन क्या है कलर्ड दिखाई देने का, देखना होता है ध्यान से। होता ये है कि मैं बात करूं जैसे इसकी टाइटेनियम H2O6 टाइम्स 3 पॉजिटिव, इस तरह से ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। मैंने एक बार पहले भी बताया आपको, इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट में कोई कंपाउंड देखने को मिलता है तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। और इसको बेटर वे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है इसका, ठीक है, बेसिकली बता रहा हूँ। बाकी बाकी आप सबको इसमें आगे क्लियर करना है तो कि इसको पहली बात तो इसका नाम क्या है, देखो इसको बोलते हैं हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन, ठीक है, इसका नाम हो जाता है हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन। ये इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर है, आईयूपैक नेम है मतलब कि, ठीक है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि ये नाम कैसे रखा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिलहाल जो मेरा टास्क है यहाँ पे, फिलहाल जो मेरा काम है यहाँ पे वो है ये कलर्ड क्यों दिखाई देता है, ध्यान से समझना जरा। टाइटेनियम जो है एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका 22, सबको ही पता है ये बात। कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s2 3d1, सॉरी 3d2, ये भी क्लियर है सभी को, ठीक है। लेकिन ये जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने लिखा ये कहाँ है, नॉर्मल में, कैसे है, नॉर्मल में, ठीक है। और यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हो, अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, ठीक है, इसको x मान लिया मैंने, तो वाटर के ऊपर चार्ज 0 होता है, इनटू में 6, और कंप्लीट के ऊपर कितना चार्ज है +3, तो आप देख लोगे कि x +3 आ गया, मतलब कि टाइटेनियम पे चार्ज कितना है, टाइटेनियम नॉर्मली तो हो गया 4s2 3d2, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव लिखूंगा मैं, कैसे लिखूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां से जाएंगे 4s में से, तो 4s 0 और 3d कितना रह जाएगा 1। तो कुल मिलाकर के इस कंपाउंड के अंदर d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1, यानी कि अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो लिखूंगा 1, और अगर इस फॉर्म में लिखूंगा तो लिखूंगा इसको 1, ठीक है, समझ आ गया सभी को। ना होता क्या है, किसी भी कंपाउंड के लिए, किसी भी कंपाउंड के लिए जो सेंट्रल एलिमेंट यानी जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसी की वजह से कलर दिखाई देता है, ठीक है ना, इसका यही मतलब हुआ कि ट्रांजिशन एलिमेंट शो करते हैं कलर को। कैसे करते हैं वो देखो, जनरली बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है शफलिंग करने के लिए, शफलिंग का मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज करने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को लोअर से हायर में जाने के लिए बड़ी ही कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो कम एनर्जी विजिबल लाइट में इनको मिल जाती है। विजिबल का रेंज कहां से कहां तक है, ठीक है, जो विजिबल रेंज होता है विजिबल रेंज में ही, विजिबल रेंज की वेवलेंथ में इनको मिल जाती है एनर्जी, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे टाइटेनियम, ये सॉरी हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन जो है ये हमें पर्पल कलर का नजर आता है, किस कलर का नजर आता है, पर्पल कलर का। ये साथ साथ एग्जांपल में इसलिए करवा ताकि एक्सप्लेनेशन अच्छे से क्लियर हो जाए। पॉइंट आउट क्या करना है उसमें देखो, ये सारी चीजें तो समझ में आई गई ना, ठीक है। एक बार थोड़ा एक और डायग्राम बनाना मैंने, ठीक है, उस डायग्राम से बड़ा इजीली क्लियर हो जाएगा कि क्या चल रहा है और ये कलर क्यों दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो है ये कि इसी केस में मैं दो चीजें बना रहा हूं यहाँ पर, वो ये मैंने शो कर दिया आपको, लोअर इनिशियल ये हायर, ये है केस 1, ठीक है, ये केस 2 शो कर रहा हूं मैं, केस 2 है। केस 1 में तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक है ना। होता ये है कि अगर मैं इस कंपाउंड को, ठीक है, इस कंपाउंड तो अगर ये डार्क में है तो सीधी सी बात दिखाई नहीं देगा, लाइट नहीं पड़ेगी इसके ऊपर, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, लाइट नहीं पड़ेगी तो ये दिखाई नहीं देगा। और अगर इस कंपाउंड को जैसे ही मैं लाइट में लेके आता हूँ, ठीक है, सनलाइट में लेके आता हूँ, तो ये लाइट के उस विजिबल रीजन में से येलो कलर को अब्सॉर्ब करता है। क्या करता है ये, येलो कलर को अब्सॉर्ब करता है। येलो कलर को अब्सॉर्ब करने का क्या मतलब है, येलो कलर का जो वेवलेंथ है, ठीक है, उसको ये अब्सॉर्ब करता है। अब देखो एक बात को, विजिबल लाइट में से येलो कलर की वेवलेंथ को इसने क्या कर लिया, अब्सॉर्ब कर लिया। अब्सॉर्ब करने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ से, ठीक है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर केस 1 कौन सा था, ग्राउंड स्टेट का था, ठीक है, ये कौन सा था, एक्साइटेड स्टेट का था,
एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में कैसे आया, येलो कलर के रेडिएशन को अब्सॉर्ब करके आया। ठीक है, अब जो कलर उसने अब्सॉर्ब किया ये तो सारा रख लिया, बाकी विजिबल लाइट क्या होगी, वापस चली जाएगी। ठीक है, तो वापस जाने वाली लाइट में रेड लाइट है और ब्लू लाइट है। ठीक है, तो रेड लाइट और ब्लू लाइट का जो मिक्सचर आता है कुछ पर्पल, वो हमें देखने को मिलता है। यानी कि इस कंपाउंड का कलर जो होगा वो कौन सा होगा, जो इसने अब्सॉर्ब करके ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में चला गया और उसके बाद जो इसने एमिट कर दिया, वापस छोड़ दिया रेडिएशन। ठीक है, उस कलर को, वो कलर हमें विजिबल होगा। तो बात एक सीधी सी ये है कि किसी कंपाउंड पे जब कोई लाइट रेडिएशन पड़ता है, लाइट पड़ता है, तो उसका उसमें ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा और ऐसा करने के साथ जो लाइट एनर्जी वापस से हमें मिलती है, रिफ्लेक्ट होकर के कह सकते हो आप, तो वो कलर हमें दिखाई मिलता है, दिखाई देता है। ठीक है, तो पर्पल कलर का क्या मतलब था समझ में आ गया। उसी तरह से जैसे कॉपर है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन हमें ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो रेड कलर को अब्सॉर्ब कर रहे हैं। क्या दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है, करता है अब्सॉर्ब किसको है, रेड को। तो इसने यहाँ येलो कलर को अब्सॉर्ब किया, एक्साइटेड में गया, जो रीएमिट किया वो रेड और ब्लू थे, इसलिए उसका मिक्सचर में पर्पल दिखाई देता है। क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, तो कलर आयन फॉर्मेशन का यही रीजन होता है कि ये कलर क्यों शो कर रहा है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि कलर क्यों शो कर रहा है तो आप इजीली उनको बता सकते हो, इजीली आंसर लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसके ऊपर इसी कंसेप्ट पे क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता, वो देख लेते हैं। सेम कंसेप्ट के ऊपर आप यहाँ पे ये फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे कि देखो ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार। पहले तो मैं वो D0 और D10 बता देता हूँ। उसके ऊपर क्वेश्चन है कि स्कैंडियम 3 पॉजिटिव इज कलरलेस, ठीक है, बट स्कैंडियम इज कलर्ड। ठीक है, स्कैंडियम कलर्ड है और ये कलरलेस है। क्यों है कलरलेस, देखो अब मैं बात करूं स्कैंडियम कलर क्यों है, कलर्ड क्यों है, तो ये हो गया 4s2 3d1, मेरे को एटॉमिक नंबर पता है 2d1 होता है तो 4s2 3d1 आएगा। अब d1 का मतलब हो गया अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनपेयर्ड है तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जाएगा, जैसे एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा, कौन सी एनर्जी, लाइट एनर्जी की बात कर रहा हूं। ठीक है, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव के केस में क्या होगा, 4s0 3d0। अब एक चीज देखो ना, d है ही नहीं वहां पे, डी सब शेल ही नहीं है, डी सब शेल ही नहीं होगा तो कहां से अब्सॉर्ब कर लेगा किसी चीज को, तो कैपेबिलिटी तो खत्म होगी ना इसकी अब्सॉर्ब करने की। अब्सॉर्ब नहीं करेगा तो एमिट क्या क्या करेगा। ठीक है ना, इसलिए जो भी इसके ऊपर लाइट आई वो सारी सारी इसने एमिट कर दी और वो मिक्सचर में व्हाइट ही दिखता है। ये तो सबको पता है कि जो सनलाइट है विकिरण है उसका जो मिक्सचर होता है व्हाइट दिखता है। ठीक है, तो क्लियर है। D0 मैंने बताया था, लिखा था मैंने यहाँ पे इस कॉर्नर में, लिखा था D0 कलरलेस क्यों होते हैं बता दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगर हम बात करें जिंक इज कलरलेस, तो ये सबको पता है। ठीक है, बट जिंक 2 पॉजिटिव इज आल्सो कलरलेस। ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे कह सकता हूं कि जो जिंक है आपका कलरलेस कैसे आ रहा है। जिंक के केस में आपको पता है कि 4s2 3d10 है। ठीक है, और इसके केस में पता है 4s0 3d10 है। अब यहाँ पे भी D10 देख रहे हो आप, और आपको पता है यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जब D सब शेल के अंदर जगह ही नहीं होगी किसी चीज को अब्सॉर्ब करने की, तो जो लाइट पड़ रही है उसके ऊपर, ठीक है ना, जो उसके ऊपर लाइट गिर रही है उस मटेरियल पे, वो अब्सॉर्ब ही करने लायक नहीं है क्योंकि उसके पास रूम नहीं है, वैकेंसी नहीं है। ठीक है, तो सारे के सारे लाइट को वापस भेज सकता है। तो यानी कि विब्ग्योर आया और विब्ग्योर चला गया, दैट मींस व्हाइट लाइट आई और व्हाइट लाइट ही चली गई, तो व्हाइट लाइट ही दिखाई देगी, व्हाइट कलर ही दिखाई देगा, यानी कि कलरलेस ही दिखाई देगा दोनों ही केसेस में। तो क्लियर हो गया सभी को ये। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपने करने हैं। D10 का रीजन दे दिया, D0 का रीजन दे दिया। ठीक है, और जो फैक्ट था कि कलर क्यों दिखाई दे रहा है वो बता दिया मैंने। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेस पे हमने इसका आंसर किया है। ठीक है, सभी को क्लियर है कलरफुल आयंस क्यों शो करते हैं ये। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, कैटालिटिक भी कर चुके हैं, हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देखते हैं। अभी मैं कॉम्प्लेक्स वाला ना टाइटेनियम वाला, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्यों बनाते हैं वो देखते हैं। नंबर 6 पे आता है हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब देखो क्या है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्यों करते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थोड़ा सा मैं तुम्हें एक आइडिया दे देता हूँ सभी को यहाँ पर, क्या है कि इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट की तरह कंपाउंड देखने को मिलेगा और यहाँ होता है मेटल और यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, उस मॉलिक्यूल के साथ यहाँ एक नंबर लिखा मिलेगा। ठीक है, जैसे कि ये था बिल्कुल टाइटेनियम
H2O 6 टाइम 3 पॉजिटिव। अब जैसे मैंने यहाँ पे चार्ज नहीं लिखा, यहाँ पे चार्ज लिखा हुआ, तो यहाँ पर चार्ज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है चार्ज हो, ठीक है। तो पॉइंट आउट देखो क्या करना है, जनरली जो ये मैटर होता है यहाँ पे इसको हम लिखते हैं सेंट्रल एटम, क्योंकि ये मैटर तो कई जगह इसको सेंट्रल मैटर एटम में लिखते हैं, बात ये होती है, ठीक है। ये जो होते हैं इनको कहा जाता है लिगेंड्स, ठीक है, क्या कहा जाता है, लिगेंड्स कहा जाता है। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों कहते हैं इसको, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो मैटर होता है, ठीक है, जनरली देखा जाता है ये ट्रांजिशन होते हैं, क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जनरली। तभी तो क्वेश्चन बनेगा, तभी तो हम पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, ट्रांजिशन एलिमेंट ही हमारा टॉपिक है, डी ब्लॉक में हम ट्रांजिशन ही पढ़ रहे हैं। और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर ये जो मेटल है ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, तभी हमारा टॉपिक बना कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्यों करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल बता रहा हूँ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट हुआ। और जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, एटम भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे मॉलिक्यूल देखने को मिलता है तुम्हें, वाटर क्या है, मॉलिक्यूल है। लिगेंड का क्या काम होता है और सेंट्रल मैटर एटम का क्या काम होता है, लिगेंड्स जो होते हैं वो यहाँ लिख देता हूं मैं, इन पे जो लोन पेयर होता है, जो लिगेंड्स के पास लोन पेयर होता है वो उस पेयर को डोनेट करते हैं मेटल को। तो मेटल जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है और लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, तो इस तरह से इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सेटअप होता है, ठीक है। कितने लोन पेयर को डोनेट कर रहा है वो नंबर यहाँ गिवन मिलेगा, जैसे यहाँ पे 6 है तो ये वाटर मॉलिक्यूल टोटल 6 हैं, ठीक है ना, 6 वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से, टाइटेनियम वाटर 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 ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, H इस तरह लिखेंगे, इस तरह से H2O, ठीक है। H2O इस तरह से क्यों लिखेंगे, इस तरह से H2O इस तरह से क्यों लिखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन और टाइटेनियम के बीच में बॉन्ड है, हाइड्रोजन के पास तो कुछ भी नहीं है, हाइड्रोजन के पास कुछ भी क्यों नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन ने अपने 2 बॉन्ड इस तरह से बना रखे हैं, उसके बाद देखो लोन पेयर 2 है, ये इसमें से एक पेयर को डोनेट करता है, समझ में आ गया। और यही स्टोरी कितनी बार होती है, 6 बार, ठीक है। 3 बार मैंने लिख दिया H2O H2O H2O, एक बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड इधर से, टोटल इस तरह से 6 बॉन्ड बन जाते हैं, तो बात समझ में आ गई। तो टोटल नंबर यहाँ पे मिलेगा आपको कि कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, जैसे यहाँ 6 लिखा हुआ है तो 6 बॉन्ड होंगे, वैसे जरूरी नहीं है कि 6 लिखा तो 6 बॉन्ड हो, थोड़ा डिटेल हो जाती है, डिटेल मैंने बताया कि नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है इसके बारे में, तो वहां बात करेंगे। फिलहाल मैंने इतना इसलिए बताया कि ये बेसिकली समझना जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स होते क्या हैं। अब कॉम्प्लेक्स होते क्या है ये पता होगा तभी तो समझ पाएंगे ना कि ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते क्यों है, समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात थी जो मैंने बताई कि कॉम्प्लेक्स होते क्यों हैं। अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते क्यों है ये फटाफट से देखते हैं, सिंपल सा टॉपिक है, देखो बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शो करते हैं, और वो रीजन क्या है वो देखो। सबसे पहला रीजन तो ये है कि जो मेटल आयन होते हैं, ठीक है, दे कैन फॉर्म या दे कैन शो लार्ज या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसको मैं लार्ज भी लिखूंगा, लार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों के मतलब अलग अलग है लेकिन मतलब रीजन वही है कि क्यों शो कर रहे हैं। लार्ज ऑक्सीडेशन मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में तो आपको पता ही है कि क्यों शो करते हैं। लार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पता ही है आपको कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है बाकी कंपैरेटिवली दूसरे एलिमेंट के कंपेयर में ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा सा ज्यादा शो करते हैं। ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे तो क्या होगा, अभी मैंने बताया कि सेंट्रल मेटल एटम का क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना, जितना ज्यादा चार्ज होगा पॉजिटिव उतना जल्दी करेगा ना वो, बात समझ में आई। तो लार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से वो ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट का काम देखो, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, ये मेटल ये एबीसी वो ये लिगेंड है, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है ना, तो इसका काम क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो गया, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा एक्सेप्ट करेगा, बस सीधी सी बात है ये तो, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले होते हैं, तो ये बात समझ में आ गई। इनकम्प्लीट डिसॉर्प्शन, इनकम्प्लीट डिसॉर्प्शन, इनकम्प्लीट डिसॉर्प्शन का क्या मतलब हुआ कि इस मेटल के पास इनकम्प्लीट डिसॉर्प्शन थे। अब जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है मेटल उसको कहाँ रखेगा, इसके पास जो डिसॉर्प्शन है वो खाली होते हैं, ठीक है, खाली होने की वजह से जो वो उनको अपने पास रख पाएगा, खाली नहीं होंगे तो कहां से रखेगा,
समझ नहीं पड़ा। इसलिए आप देखोगे जिंक जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत रेयरली बनाता है, क्योंकि उसके पास डी पूरे भरे पड़े हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो रेयरली बनाता है। और बनाएगा भी तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का उसका नहीं बनाएगा, ज्यादा से ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर का नहीं बनाएगा, यानी कि यहाँ नंबर आपको एन की जगह कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डी सब शेल सेकंड रीजन हो गया। और जो थर्ड रीजन आता है, थर्ड रीजन भी इजी है, हाई सरफेस एरिया, ठीक है ना, या लार्ज सरफेस एरिया लिखते हैं इसको, लार्ज सरफेस एरिया। इनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। सरफेस एरिया ज्यादा कैसे होता है वो तो पता ही है, हमने कैटल की प्रॉपर्टी में भी डिस्कस किया था। अब लार्ज सरफेस एरिया होने से क्या होगा कि जो मेटल के सराउंडिंग में लिगेंड्स आते हैं, ये जैसे देखो मैंने भी बना के दिखाया था टाइटेनियम में, जैसे ही एबीसी लिगेंड आएंगे, एबीसी लिगेंड आते हैं जैसे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जो लिगेंड्स आते हैं इनके बीच में देखो, अगर इसका सरफेस बहुत बड़ा होगा तो इनके बीच में गैप भी ज्यादा होगा, गैप ज्यादा होगा तो इनके इनके बीच में स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि रिपल्शन कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ तीन रीजन है जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शो करते हैं, ठीक है। तो होपफुली काफी हद तक समझ में आ गया होगा टॉपिक, मेरे को लगता है पूरा ही समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नहीं समझ में आया है तो आपको सीरीज जरूर फॉलो करनी चाहिए अभी तक जो हमने पढ़ा है, ठीक है, उससे ही बात बनती है, ठीक है। तो कवर करो इस टॉपिक को और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सब तक, पढ़ो इसको।